ओके आज के लेक्चर में अब ब्रांच अकाउंट में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अपना इंडिपेंडेंट ब्रांचेस और ब्रांचेस कीपिंग कंप्लीट बुक्स। इससे पहले हमने डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में देखा था। तो ब्रांच अकाउंट जो हमने बनाया था वो डिपेंडेंट ब्रांचेस की बुक्स में बनाया था। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो होती हैं जो खुद का ना ही तो गुड्स खरीदती हैं आगे बेचने के लिए, ना ही वो अपने कोई अकाउंट बनाती है। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनको जो हेड ऑफिस है वो उनको ये चीज अलाउ करता है कि वो खुद की परचेज कर सके, सेल कर सके, दूसरी ट्रांजेक्शन्स कर सके। और ऐसी जो ब्रांचेस होती हैं उनको जो हेड ऑफिस पॉलिसी बनाता है उनके अंदर ही काम करना होता है, लेकिन फिर भी वो जो है अपने कुछ डिसीजंस ले सकती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। हालांकि जो मेन जो पॉलिसी होती है जिसके अंदर इनको काम करना होता है वो पॉलिसी जो होती है वो होती है आपके हेड ऑफिस की। ठीक है, अच्छा क्या क्या इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहले तो ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो हेड ऑफिस से इनको जो माल मिलता है आगे बेचने के लिए सिर्फ उसी में ये ट्रेड नहीं करती हैं, बल्कि ये दूसरे जो माल है उसको भी बेच सकती हैं आगे। इनको जो सारा कैश होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था डिपेंडेंट ब्रांचेस को सारा का सारा कैश जो है वो हेड ऑफिस को रोज भेजना पड़ता था डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन इनके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ओके ये क्या कर सकती हैं? ये मान लीजिए कैश आपको मान लीजिए सेल करके 50,000 रुपए का कैश इनके पास आया है, तो ये इसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा कैश अपने पास रख के फिर बाकी का सारा हेड ऑफिस को दे सकती है। नाउ ये जो होते हैं ये कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की सेल कर सकती हैं आराम से। ये अपने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स मेंटेन करके रख सकते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस के क्या था, वो अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करती थी। उस केस में क्या होता था, एक ब्रांच अकाउंट बनता था सिर्फ, और वो ब्रांच अकाउंट भी बनाता था हेड ऑफिस, इसकी बुक्स में बनती थी। पर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती हैं वो अपने खुद के डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस के ऊपर अपनी बुक्स को मेंटेन कर सकती हैं। नाउ इनकी ट्रायल बैलेंस एक बनाई जाती है। ठीक है, और ये अपना खुद का फाइनल अकाउंट भी बना सकती हैं। ये ट्रायल बैलेंस के साथ साथ उस फाइनल अकाउंट की जो कॉपी होती है वो हेड ऑफिस को भेजती है, और हेड ऑफिस क्या करता है, इनकी ट्रायल बैलेंस को देखकर अपनी खुद की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है हेड ऑफिस का, उसके अंदर वो इनकी एंट्रीज को क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट कर लेता है, मिला लेता है, शामिल कर लेता है। ठीक है, ताकि हेड ऑफिस और सारी ब्रांचेस सभी का देख सके कि भाई हमारा इतना कुल प्रॉफिट ये आ रहा है और कुल या लॉस है तो ये आ रहा है, इस तरीके से ना। ब्रांच और हेड ऑफिस का सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। जैसे डिपेंडेंट में क्या होता था, सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स होती थी। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स का मतलब है हेड ऑफिस किताबें मेंटेन करता था, और उसके उन किताबों के अंदर जैसे लेजर बुक्स लेजर अकाउंट जिसमें बनाते हैं, ठीक है, वो बुक उसके अंदर वो एक अकाउंट बनाता था जिसको जो थी आपका ब्रांच अकाउंट। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्योंकि अपने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद भी अकाउंट मेंटेन करके रख सकती हैं, तो ब्रांच की बुक्स जो होती हैं, ब्रांच अपनी बुक्स बना मेंटेन कर सकती है। ठीक है, और ब्रांच की बुक्स में एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफिस अकाउंट्स। दोनों अकाउंट्स में, ब्रांच अकाउंट में और हेड ऑफिस अकाउंट में ये फर्क है कि ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट वैसे तो सारी ट्रांजैक्शंस एग्जैक्टली वही लिखी जाती हैं दोनों के अंदर, बट दोनों का बैलेंस ऑपोजिट होता है। जो चीजें ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं वो हेड ऑफिस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, जो चीजें ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वो हेड ऑफिस अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, सो ब्रांच अकाउंट में बेसिकली देखो हम क्या लिखते हैं। ब्रांच अकाउंट में बेसिकली जाता है एसेट जाती हैं, ठीक है, लायबिलिटीज जाती हैं। इसके अंदर ये जाता है कि मतलब ब्रांच ने कितनी सेल करी है, जो पैसा इसको हेड ऑफिस को देना है बेसिकली। ठीक है, हेड ऑफिस ने इनको कितना गुड्स भेजा है वगैरह वगैरह। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ब्रांच अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच में कितना पैसा लगा रखा है और ब्रांच को हेड ऑफिस को कितना पैसा देना है। ठीक है, ये चीज इसके अंदर मोटी मोटी आपकी निकल के आती है। हेड ऑफिस अकाउंट को भी हम सेम ऐसे ही बनाते हैं, बस इसमें इसका उल्टा हो जाता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर जो बैलेंस निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है वो सेम आता है ना। ब्रांच अकाउंट का यूजुअली आपको जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम
इंडिपेंडेंट की वो बात करेंगे और इनकॉर्पोरेट करने की बात आएगी हेड ऑफिस अकाउंट के अंदर। तो आप देखोगे कि आपको ट्रायल बैलेंस दे रखी होगी, उसमें एक हेड ऑफिस अकाउंट लिखा होगा उसके अंदर कि हेड ऑफिस अकाउंट, उसके आगे एक बैलेंस दिया होगा, ठीक है। तो उसकी हमें आगे फिर फर्दर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वो साथ के साथ जब करेंगे तो मैं बताऊंगी। लेकिन एक बार आप ये ध्यान रखिए, ब्रांच अकाउंट का बैलेंस जो है यूजुअली डेबिट होता है और हेड ऑफिस अकाउंट का जो बैलेंस है यूजुअली वो क्रेडिट होता है। ओके, नाउ इनकॉर्पोरेशन जब हम करते हैं, इनकॉर्पोरेशन का मतलब बेसिकली ये है कि ब्रांच अकाउंट, क्योंकि देखिए मेन तो आपका हेड ऑफिस है, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट तो इसी के बनेंगे, यही देखेगा, इसी ने ब्रांचेस खोल रखी हैं, तो इसको देखना है भी मेरा टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कितना क्या सब कुछ जो भी आपकी एंट्री है वो देखेगा ये। तो क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, क्योंकि उसने खुद अपनी बुक्स के अंदर भी अकाउंट बना रखे होते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या करती है, इसको अपनी ट्रायल बैलेंस और अपने जो फाइनल अकाउंट्स वगैरह है वो इसको सेंड करती है, ठीक है। फिर हेड ऑफिस इनके जो भी ट्रायल बैलेंस है और सब अकाउंट्स है उनको देख के अपनी खुद के फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं इनके बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह, उसके अंदर इन बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट करना मतलब शामिल करता है, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्या कहते हैं इसको, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन होता है, इस इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज होती है जनरल एंट्रीज, और इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग फिर अब आपके अकाउंट्स बनेंगे। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में हमें वो इनकॉर्पोरेशन वाली ट्रीटमेंट ही करनी है और इनकॉर्पोरेशन की जनरल एंट्रीज और जो फाइनल अकाउंट है वो बनाने होते हैं। अब जो इनकॉर्पोरेशन की जनरल एंट्रीज होती हैं उसमें आपके दो मेथड दिए गए हैं, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट मेथड में क्या होता है। फर्स्ट मेथड में जो आपकी जितनी भी आइटम्स होती हैं ब्रांच के ट्रायल बैलेंस के अंदर, सारी की सारी आइटम्स हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर आप ट्रांसफर करते हो। तो उसमें से आप कोई भी चीज छोड़ते नहीं हो, सभी की सभी आप किसमें, हेड ऑफिस के जो अकाउंट होते हैं उसके अंदर P&L अकाउंट में, वहां पे आप उनको उठा के डाल देते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज है ब्रांच अकाउंट। जो ब्रांच होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, वो अपना खुद का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। उस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे चीजें डलेंगी, उस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर चीजें डलेंगी, ठीक है। ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ब्रांच अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड के ऊपर चीजें हैं, मतलब जो आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न जैसी जो चीजें हैं, उनको जब हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, नाउ सेम चीज रिवर्स हो जाएगी इसकी। अच्छा, यहां आप लिख सकते हो, लिखोगे ऑब्वियसली कि डेबिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर लिया आपने ट्रेडिंग ब्रांच की ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स को। नाउ सेकेंड एंट्री है, अब डेबिट साइड वाली आइटम्स को आपने इनकॉर्पोरेट करा है, तो क्रेडिट साइड वाली को भी इनकॉर्पोरेट करोगे। तो क्रेडिट साइड वाली को जब आप शामिल करोगे हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर, तो हम उसमें क्या करेंगे, इस एंट्री को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। तो अब एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। कि ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की जो आइटम्स है उसको हमने उठा के ट्रांसफर कर दिया है हेड ऑफिस की बुक्स में जो अकाउंट बन रहा है उसके अंदर। इसके अंदर आपका चला जाएगा सेल्स, परचेज, रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। अब ब्रांच का जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो उसमें ग्रोस प्रॉफिट आया होगा, ठीक है, या फिर ग्रोस लॉस आया होगा। ग्रोस प्रॉफिट आया होगा डेबिट साइड पे, तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये उस हिसाब से ट्रांसफर होगा, ठीक है। ग्रोस लॉस आया होगा इस साइड के ऊपर, ठीक है। जो भी ये पर्टिकुलर बैलेंस अपना दिखा रहे थे उस बैलेंस के अकॉर्डिंग इनको हम आगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के से जो है
ब्रांच के P&L अकाउंट में इस तरीके से डाल देंगे। अच्छा, इसको हम ब्रांच ट्रेडिंग से ब्रांच P&L में इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद इसको वहां से जो आपका प्रॉफिट जो निकल के आएगा उसको हम उठा के फिर हम उसको ब्रांच अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री हम डालते हैं ग्रोस प्रॉफिट को ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालने की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ग्रोस प्रॉफिट है तो यहां से डेबिट से उठा के क्रेडिट साइड पे डालना है हमें, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L अकाउंट। ये ग्रोस प्रॉफिट है आपका। ठीक है, सेम चीज अगर आपका लॉस होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी तक हमने देखा है कि ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, उसने अपनी बुक्स में अपने खुद के अकाउंट बनाए हुए हैं, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने बनाया होगा। अभी हम क्या करना है, हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना है हेड ऑफिस के अकाउंट, मतलब उसने अपना जो भी अकाउंट बनाए थे वो सारे उसने हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हेड ऑफिस का काम है उनको अपने बुक्स के अंदर आइटम्स को उठा के उनको शामिल कर लेना। ठीक है, ट्रांसफर करना। नाउ ब्रांच के सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो उसने बना रखा था उसकी डेबिट साइड पे आइटम्स होंगी, वो उठा के हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्रेडिट साइड पे ब्रांच अकाउंट के नाम से डाल देंगे। क्रेडिट वाली आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड पे उठा के ब्रांच अकाउंट के उसमें डाल देंगे। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस है तो उसको एक बार ब्रांच P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे हम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड की आइटम्स की बात। अब आती है प्रॉफिट, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना होगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड की आइटम्स की बात। तो यहाँ पे एंट्रीज आपकी देखोगे सेम रहेगी, पर ट्रेडिंग अकाउंट की जगह हम सिर्फ P&L अकाउंट लिख देंगे। तो ब्रांच के P&L अकाउंट की जो डेबिट आइटम्स है उसको अगर हम उठा के ट्रांसफर करेंगे हेड ऑफिस के बुक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जनरल एंट्री बन जाएगी ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और अगर हम इनकी क्रेडिट साइड वाली आइटम्स को उठा के डालेंगे तो एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, अब बारी आती है आपकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की। जो ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस आपने ट्रांसफर करा था वहां पे, अब आएगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, वो होएगा आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जब आप ब्रांच अकाउंट भी बनाते थे तो उसमें भी हम जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, अभी भी वही चीज होगी। ठीक है, अगर आपका नेट प्रॉफिट आता है, मान लीजिए जो आपकी ब्रांच है उसने जो अपना P&L अकाउंट बना रखा है उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट किस साइड आएगा, यहाँ डेबिट साइड के ऊपर लिखोगे आप, शो करोगे उसे, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ब्रांच P&L अकाउंट टू जनरल P&L अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट के लिए है। अगर नेट लॉस आता है ब्रांच का तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जनरल P&L अकाउंट टू ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके ब्रांच के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब आपको मालूम है ये चीज की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी होती हैं जो ब्रांच अकाउंट के अंदर शो की जाती हैं। तो एसेट्स ब्रांच अकाउंट के अंदर एसेट्स जाती हैं डेबिट साइड के ऊपर और लाइबिलिटीज जाती हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। इनको आपको अपनी बुक्स के अंदर अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, तो एसेट्स को जो इनकॉर्पोरेट करते हैं उसकी आपकी जनरल एंट्री बनती है ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, एंड लाइबिलिटीज की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ठीक इसकी उल्टी, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट।
ये तो हो गई आपकी जनरल एंट्रीज जो कि आपके फर्स्ट मेथड के अंदर है। अब जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो इन जनरल एंट्रीज के बेसिस के ऊपर ही आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है। अकाउंट्स को देखने से पहले एक बार हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ब्रांच अकाउंट में जो भी अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा था, वो उसकी हर एक चीज उठा के आपने हेड ऑफिस को देनी है, मतलब हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर लिखनी है। साथ ही साथ ब्रांच की एसेट और ब्रांच की लायबिलिटी, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती, ये अलग से है। ब्रांच की एसेट और ब्रांच की लायबिलिटी ये भी हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, हम ब्रांच के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर एक आइटम को उठा के हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं डालते। हम क्या करते हैं, इनका जो रिजल्ट निकलता है, जो नेट रिजल्ट होता है, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हम सिर्फ उसे ही ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो हमें पूरा का पूरा प्रोसेस उठाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ नेट रिजल्ट जो हमारा निकल के आ रहा है सिर्फ वही ले ले और बाकी सारी चीजों को हम छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि इन सारी आइटम्स को लिखने से भी डेबिट और क्रेडिट साइड के ऊपर आप लिखोगे, अल्टीमेटली आप पहुंचने वाले हो P&L अकाउंट के बैलेंस के ऊपर, नेट प्रॉफिट पे या नेट लॉस पे। तो सारी एंट्री उठा के रखने के बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ जो आपका रिजल्ट आया है इनकी मदद से वो निकालते हैं ब्रांच के जो बुक्स में उसने जो अपने अकाउंट मेंटेन करे हैं, P&L अकाउंट बनाया है उससे, और उस रिजल्ट को हम हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा एसेट और लायबिलिटी आपकी ट्रांसफर होंगी ही होंगी, उसमें कोई क्या कहते हैं उसको, कोई शक नहीं है, ठीक है। तो सेकंड मेथड की जब हम बात करते हैं तो इसमें ओनली 4 एंट्रीज आपकी बनती हैं, और नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक होगा, तो आप 3 ही एंट्री बना पाओगे इसमें। सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया सिर्फ रिजल्ट उठा के हम हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। रिजल्ट होता है या तो नेट प्रॉफिट या होता है नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जो एंट्रीज हमने यहाँ बना रखी थी ना, सेम यही एंट्रीज उठा के आपको दिखानी है। ब्रांच P&L टू जनरल P&L, अगर नेट प्रॉफिट होता है ब्रांच को तो और अगर मान लीजिए ब्रांच को लॉस हो रहा है, नेट लॉस, तो इसका रिवर्स एंट्री बन जाएगी जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L अकाउंट, ठीक है। और एसेट्स और लायबिलिटीज तो आपको ट्रांसफर करनी ही पड़ेंगी यहाँ पे। तो एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री भी हम यहाँ से ले लेंगे। एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी, ब्रांच एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, एंड अगर लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज अकाउंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारी जो चीजें हैं, ब्रांच का P&L का बैलेंस, ब्रांच की एसेट, ब्रांच की लायबिलिटीज हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। तो हम ब्रांच अकाउंट को यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, क्यों टू ब्रांच अकाउंट और ब्रांच अकाउंट डेबिट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है और ब्रांच की बुक्स के अंदर हेड ऑफिस का अकाउंट बनाया जाता है। तो हमें हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तीसरा तरीका भी है इस चीज को करने का, इनकॉर्पोरेशन को करने का। अब तीसरे तरीके में क्या होता है, तीसरे तरीके के अंदर आपके हम इस तरीके से अलग अलग से, मतलब एसेट लायबिलिटी इस तरीके से एंट्री नहीं करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है, आपके ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में, हम उसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में जितने डेबिट बैलेंस होते हैं उन सभी को उठा के हेड ऑफिस में डाल दें, हेड ऑफिस की बुक्स में डाल देते हैं, और जितने क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको उठा के हेड ऑफिस की बुक्स में डाल देते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट या एसेट अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट, इस तरीके से हम नहीं करते। ना ही हम सेकंड मेथड की जगह तरह सिर्फ नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या एसेट और लायबिलिटी लेते हैं। उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ने खुद की जो ट्रायल बैलेंस बनाई है
सारे डेबिट बैलेंस उठा के हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट में डाल दो, सारे क्रेडिट बैलेंस उठा के हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट में डाल दो। तो थर्ड मेथड जो होता है उसकी जो दो ही एंट्री बनेगी, क्योंकि दो ही बैलेंस होते हैं आपके, या तो डेबिट या क्रेडिट। सबसे पहला जब आप सारे के सारे डेबिट बैलेंस उठा के ट्रांसफर कर रहे हो तो एंट्री बन जाएगी ऑल डेबिट बैलेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और जब आप सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस उठा के ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल क्रेडिट बैलेंसेस अकाउंट। ठीक है, बस ये दो ही एंट्री आपकी यहां पे बनाई जाएंगी। नाउ ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस होती है उसके अंदर हेड ऑफिस का अकाउंट भी बना होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था भी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड ऑफिस के बुक हेड ऑफिस अकाउंट होने के बावजूद हम हेड ऑफिस की जो एंट्री है इस हेड ऑफिस अकाउंट की उसको हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो जो हेड ऑफिस की बुक्स है उसमें ऑलरेडी वो शो करेगा ब्रांच अकाउंट के नाम से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट एंट्रीज भले ही डेबिट और क्रेडिट इनका रिवर्स होता है पर सेम ही होते हैं दोनों अकाउंट। ठीक है, दोनों का बैलेंस सेम ही आता है लेकिन ऑपोजिट साइड पे आता है। एक का बैलेंस डेबिट पे आएगा, एक का बैलेंस क्रेडिट पे आएगा। ब्रांच अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, हेड ऑफिस का बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर आता है, लेकिन दोनों सेम होते हैं और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट शो होगा ही, इसलिए हम हेड ऑफिस का अकाउंट की एंट्री यहाँ पे थर्ड मेथड के अंदर हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि ट्रायल बैलेंस में वो शो हो सकता है आपका। ठीक है, अब हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 23 आपको दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 23 जो है आपको इसमें कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है। इसके अलावा दिल्ली ऑफिस की लेजर में, मतलब हेड ऑफिस की लेजर में आपको, ठीक है, और कानपुर ब्रांच का आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, इनकॉर्पोरेशन की जनरल एंट्रीज वगैरह बनानी है। ओके ठीक है, तो जनरल एंट्रीज और ब्रांच अकाउंट बनाना है हमें हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। चलिए बनाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा तो हम इसको हमने जो मेथड्स देखे हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है तो आप इसका डेबिट, इसके जो फर्स्ट टू मेथड्स हैं एक बार उससे हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है, ओके या फिर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस है और फर्स्ट मेथड के अंदर हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होता है ब्रांच का, क्योंकि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस ट्रांसफर करते हैं हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। तो इसका पहले हम एक बार ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। सो कानपुर ब्रांच ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डालेंगे हम। Okay, now goods received. इस साइड सेल्स आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 9200, ये दे रखा है। इसके अलावा फर्नीचर एसेट है, डेटर नहीं आएंगे, एसेट है, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो इस साइड का बैलेंस हम करेंगे, ये आएगा आपका 54,800 और
यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट हम डालते हैं P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो हम इसको सीधा वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, कानपुर ब्रांच P&L अकाउंट, ये ग्रोस प्रॉफिट आएगा आपका। अच्छा, अगर आप इसकी ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिल्ली ऑफिस अकाउंट लिखा हुआ है। दिल्ली ऑफिस आपका हेड ऑफिस है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ब्रांच की ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड ऑफिस अकाउंट आएगा आपका, लेकिन आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं डालेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद P&L अकाउंट के आइटम्स डाल लेते हैं हम, तो यहाँ आ जाएंगे आपकी सारी सैलरी वगैरह। तो भले भले ही आप अकाउंट पहले बना लो या आप जर्नल एंट्री पहले बना लो, वो आपके ऊपर है। अगर आप बिना जर्नल एंट्री के अकाउंट बना सकते हो तो आप पहले अकाउंट बना लो, अदरवाइज आप पहले जर्नल एंट्री बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 10,800 और बाकी का आ जाएगा आपका P&L अकाउंट। वो P&L अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, जनरल P&L अकाउंट में। हमने ऊपर जो एंट्री बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था, तो हम इसको सीधा इसी नाम से डाल देंगे। ये हो जाएगा आपका 6400। तो ये आपका बन गया कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप चाहो तो इससे पहले जनरल एंट्री इससे पहले बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके अंदर पहले लिखा हुआ था कि कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, जनरल एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहली एंट्री होगी आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाली आइटम्स होती हैं उनको ट्रांसफर करनी है। तो कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, कौन कौन सी आती है, अगर मान लीजिए हम ये अकाउंट पहले नहीं बनाते, इसको छोड़ो अकाउंट को। ठीक है, सेम सिर्फ यही चीज करनी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे कौन सी चीजें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक आता है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस आता है। ठीक है, इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा हमें, कितना आएगा, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44,000। ठीक है, हम नहीं भी बनाते मान लीजिए अकाउंट, कोई फर्क नहीं है, पहले हम जनरल एंट्री डालते हैं। जनरल एंट्री आ गई, अब इस जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ब्रांच के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के ऊपर एंट्री डालेंगे, किस नाम से, क्रेडिट साइड पे जो आपने लिख रखा है उसके नाम से। क्रेडिट साइड पे आपने लिख रखा है कानपुर ब्रांच अकाउंट। जनरल एंट्री बनाएंगे तो वो ज्यादा सहूलियत में रहेगा, क्योंकि फिर आप इस अकाउंट के अंदर जो नाम लिखेंगे इनका एंट्रीज का, वो फिर आप अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्रीज लिखेंगे। सेकंड हो जाएगी क्रेडिट साइड वाली आइटम्स को ट्रांसफर करना है, तो इसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री बनेगी, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, अभी तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात चल रही है। तो क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री आएगी, एक तो आएगी सेल्स और एक आएगी क्लोजिंग स्टॉक, दो ही है आपकी। तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कर लेंगे हम, ये आएगा आपको 54,800। 54,800 हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज अगर मैं अकाउंट्स में डालूंगी, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी, किस नाम से, कानपुर ब्रांच के नाम से। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को टोटल दिखा के बाई कानपुर ब्रांच लिख सकती हूँ। ठीक है, तो पहले जनरल एंट्री बनाओ, वो ज्यादा सही है आपका। उसके बाद बारी आती है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की। तो उसकी एंट्री क्या थी, अगर ग्रोस प्रॉफिट आता है तो जनरल एंट्री हम बनाते हैं कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, टू कानपुर ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, इसमें से 54,800 में से 44,000 माइनस करने हैं, बस 10,800 आ जाएगा। अकाउंट में देखिए कहाँ डाला है हमने, कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री है। ठीक है,
डेबिट किस नाम से, P&L के नाम से। और कानपुर ब्रांच P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री है किस नाम से, ट्रेडिंग के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं P&L की जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आइटम से आपकी जो ये एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रांसफर करना है हमें, ठीक है। तो डेबिट साइड वैल्यू को ट्रांसफर करना है, इसका जनरल एंट्री बनेगी कानपुर ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच अकाउंट। सैलरी वगैरह यही आएगा, एक्सपेंसेस 4400 रुपए की ही एंट्री है ये, ठीक है। क्रेडिट साइड पे कुछ है नहीं इसके। अब आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे जनरल P&L अकाउंट में, ठीक है। नेट प्रॉफिट आया है, इसकी जनरल एंट्री बनेगी आपके पास कानपुर ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट। ₹6400 की थी, ठीक है। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी आपके एसेट दिए हुए हैं। तो एसेट कौन कौन सी दे रखी है, देखिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है एसेट के तौर पे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है, एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो दो जगह इसकी एंट्री होगी। फर्नीचर एसेट होता है, डेटर एसेट होती है, कैश एसेट होता है। तो ये चार हमारे पास एसेट है, इनको हम करेंगे ट्रांसफर। एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे बनती है, कानपुर ब्रांच जो भी एसेट का नाम है वो, कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, कानपुर ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कानपुर ब्रांच और डेटर्स अकाउंट डेबिट, और कानपुर ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू कानपुर ब्रांच अकाउंट। कैश हमारे पास है 3600 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 9200, डेटर्स थे 11200 और फर्नीचर था आपके पास 4800 रुपए का, ठीक है। टोटल एसेट आपने 28800 रुपए की ट्रांसफर करी है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज होगी आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी। लाइबिलिटी तो एक ही है हमारे पास, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को ही ट्रांसफर करेंगे हम, उल्टी बिल्कुल रिवर्स एंट्री बन जाएगी इसकी। कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। 400 रुपए की क्रेडिटर्स है हमारे, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो भी आपका ब्रांच अकाउंट के नाम से, मतलब जो भी ब्रांच अकाउंट आपका आया हुआ है इन जनरल एंट्रीज में, उन सबको उठा के हमने ब्रांच अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। बस ये आप हाँ एक चीज रहती है हमारे पास, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट बना देते हैं अब हम एक हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। अब ब्रांच अकाउंट बनाते समय सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आपको, दिल्ली ऑफिस का बैलेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये और जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस होता है वो आपका सेम रहता है, ओके, उसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो जब आपको हेड ऑफिस का बैलेंस दे रखा है, अगर आप इसको डाल के करोगे तो क्या होगा, उससे आपकी ब्रांच अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स आपकी इक्वल आपको शो होंगी, क्योंकि ये और ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आता है दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड ऑफिस का बैलेंस दे रखा है तो इसके हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कोई इसकी एंट्री नहीं होती है, लेकिन ब्रांच अकाउंट बनाते टाइम पे हम इसको ओपनिंग बैलेंस के तौर पे दिखाते हैं, क्योंकि आपके ब्रांच अकाउंट के बैलेंस के बराबर ही होता है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू बैलेंस BD 22,000,
ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जहाँ जहाँ ब्रांच अकाउंट का नाम दिया हुआ है उसके हिसाब से डाल देंगे हम। जैसे यहाँ पे टू कानपुर ब्रांच अकाउंट है तो कानपुर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये सारी की सारी आपकी जो एसेट्स हैं ये आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बाई ब्रांच, एक बार ऊपर वाली एंट्रीज के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। बाई ब्रांच कैश अकाउंट, जो भी आपकी ब्रांच है, ठीक है, कानपुर ब्रांच, कानपुर में लिख नहीं रही। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बाई कानपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट और बाई कानपुर ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इन सब की एंट्री डालेंगे हम। कैश आपका है 3600 का, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 9200, डेटर्स हो गए 11200 और 4800 हो गया फर्नीचर। ठीक है, लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर करी थी तो वो यहाँ आ जाएगी। टू कानपुर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट जो 400 रुपये की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या क्या ट्रांसफर कर रखा था ब्रांच अकाउंट के अंदर, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो यहाँ आ जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 44,000 रुपये का। इसके अलावा हमने ट्रांसफर किया था यहाँ पे तो टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 54,800। ठीक है, अब क्या चीज ट्रांसफर करनी है हमें, अब यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है जो ब्रांच के P&L अकाउंट का बैलेंस आया था, जो आपका नेट प्रॉफिट जो आपका निकल के आया था ये वाला। सॉरी, नेट प्रॉफिट नहीं, एक्सपेंसेस, गलती बोल दिया मैंने, एक्सपेंसेस जो आपके निकल के आए थे। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो आपका जनरल P&L अकाउंट में जाएगा 4400 रुपये का, इसको ट्रांसफर कर देंगे बाई कानपुर ब्रांच P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के नाम से आएगा यहाँ पे 4400। अब जब आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ रहा है सारी चीजें डालने के बाद। ठीक है, अगर आप ये ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते तो इसका ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आता वो भी 22,000 ही आता, तो दोनों का बैलेंस वैसे भी इक्वल ही होता है, लेकिन हेड ऑफिस का बैलेंस क्योंकि उसमें दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे शो कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये बैलेंस यही शो करता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, ओके, नाउ दूसरा मेथड की जब बात आती है आपकी, जहां पे हम सिर्फ नेट प्रॉफिट वाली एंट्री डालते हैं, तो उसके अंदर हम देखिए कैसे करेंगे। सेकंड मेथड के अंदर इसमें हम सिर्फ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और एसेट और लायबिलिटी वाली एंट्री लेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर करने वाली एंट्री है उसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, ब्रांच जो P&L है नेट प्रॉफिट उसको हम ब्रांच अकाउंट में उठा के डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रांच का के अंदर हम नेट रिजल्ट ले आएंगे एंट्रीज लाने की बजाय, मतलब डेबिट साइड पे जो चीजें आनी चाहिए और क्रेडिट साइड पे जो चीजें आनी चाहिए वो डालने की बजाय इन दोनों का बैलेंस जब निकलेगा ब्रांच अकाउंट में तो वो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वाला ही आएगा। पर ये डालने की बजाय हम क्या करें, डायरेक्ट ही ये डाल दें। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि इस साइड हमने सारी ये डाल दी, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस वो डाल दिया यहाँ पे हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डाल दिया, यहाँ पे हमने P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस डाल दिया। इन दोनों का जो बैलेंस आपस में निकल के आया होगा यहाँ पे, ठीक है, वो आया होगा जो आपका नेट प्रॉफिट वाला बैलेंस है। लेकिन ये चीजें डालने के बजाय अगर हम सीधा ही नेट प्रॉफिट डाल दें तो वो ज्यादा ईजी है। तो 4 ही एंट्री आएंगी उसमें। तो सबसे पहले जो हमने वहां पे प्रॉफिट निकाला था उसको हम डाल देंगे। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट। इसमें जो प्रॉफिट वाली आइटम थी वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, 6400 का प्रॉफिट था, 6400 डाल देंगे हम यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आया था तो नेट प्रॉफिट ही ले लेंगे सीधा सीधा।
कैसे निकला नेट प्रॉफिट, क्या किन किन एंट्रीज से निकला उनको छोड़ देंगे। अब बस एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है। सो वही चीज है कानपुर ब्रांच, एसेट और लायबिलिटी की एंट्री तो वही बनेगी। अब जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे बेसिकली, तो ब्रांच अकाउंट में क्या होगा, इस साइड आप ओपनिंग बैलेंस डालोगे 22,000 का, ठीक है। इस साइड आप कैश का, स्टॉक का, डेटर का और फर्नीचर का बैलेंस डालोगे, और डेबिट साइड के ऊपर आप इस P&L अकाउंट का बैलेंस डालोगे 6400 रुपए का, ठीक है। और बाकी का आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स का बैलेंस। तो ये भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा है, हमने रिजल्ट को यहां डाल दिया, हमने इस प्रोसेस को यहां नहीं डाला, इन चीजों को। ओके, सो इस तरीके से बनता है आपका सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। अब आपकी बुक में वैसे तो थर्ड मेथड से निकाल के दिया नहीं हुआ है, पर फिर भी हम थर्ड मेथड वाला भी देखते हैं। थर्ड मेथड में क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस है ब्रांच अकाउंट की, सॉरी ब्रांच की। ट्रायल बैलेंस की सारी डेबिट एंट्री उठा के डाल देंगे और क्रेडिट साइड वाली उठा के डाल देंगे। हेड ऑफिस का हम एंट्रीज जनरल एंट्रीज के अंदर उठा के नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर ब्रांच अकाउंट बना देंगे। कैसे, अब देखो, ओके मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसकी जनरल एंट्रीज। सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जब आपको डेबिट साइड उठा के ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ आ जाएगा ऑल डेबिट बैलेंसेस, अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सारे डेबिट बैलेंस का टोटल कितना है, 68,000। 68,000 ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड चीज, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, क्रेडिट साइड का हेड ऑफिस के अकाउंट को छोड़ के ध्यान रखिएगा, इनका टोटल कितना आएगा, 46,000। 46,000 ट्रांसफर कर दिया। अब हमें बनाना है ब्रांच अकाउंट, ठीक है, सेम वही चीज। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट, कायदे से क्या होना चाहिए, कानपुर ब्रांच अकाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, अगर ये ओपनिंग बैलेंस या हेड ऑफिस का बैलेंस नहीं दिया होता तो ये बैलेंस आपका ये वाला आता, 22,000 ही आता, ठीक है। कैसे, एक बार मैं नहीं लिखती 22,000, ठीक है। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, तो टू क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ये वाला, ठीक है, क्रेडिट बैलेंसेज अकाउंट। $46,000 और बाई ऊपर वाला डेबिट बैलेंसेस 68,000, ठीक है। 68,000 टोटल हो गया। 68,000 में से 46,000 गई, कितना आता है, 22,000, वही आया आपका बैलेंस, ठीक है। ब्रांच अकाउंट का बैलेंस और हेड ऑफिस का बैलेंस आपका इक्वली होता है। बस आते रिवर्स साइड पे, आप देखोगे यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट के अंदर जो बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स है ये, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस शो हो रहा है वो डेबिट साइड पे हो रहा है, और ब्रांच की बुक्स के अंदर हेड ऑफिस का जो अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे है। ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस क्रेडिट होता है। सेम चीज है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस डेबिट है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, लेकिन दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये होता है जब आपके पास इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है और आपको उनकी अकाउंटिंग करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगले लेक्चर में।